रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि किस तरह से किसी भी एक बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेस कम होते हैं, इनपुट कम होते हैं, और वो बिजनेसमैन अगर कम से कम इनपुट में अगर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की बात करता है, देन दैट बिजनेसमैन इज टॉकिंग ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है। क्या सोचना है कि बिजनेसमैन हमेशा कोशिश क्या करेगा कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर लिया जाए। इफ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग सो, देन डेफिनेटली ही इज यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और यू कैन से इकोनॉमिक्स, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी स्कार्स रिसोर्सेज में मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना सिखाता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बस इंडिविजुअल के लेवल की बात को थोड़े देर के लिए नहीं सोच करके बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस की बात को सोचता है। कहता है कि एक बिजनेसमैन कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर ले तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज कर रहा है। पढ़ के गए थे बाबू, कहीं कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन हिट करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप चाहे सीएस हो, चाहे सीए हो, या सीएमए हो, याद रखना बाबू, आप तीनों के लिए ये इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है ना। इसमें कहीं किसी को लिखने की कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, तो ये सब्जेक्ट आसान है थोड़ा, ध्यान रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चा पार्टी याद करो, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के बाद जैसे ही हम लोग अपने इस चैप्टर के हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे थे, तो हमने हेडिंग में देखा था नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पता चला भैया अगर नेचर की बात करते हैं तो इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो नेचर थे, एक एमआई मतलब छोटा वाला माइक्रो, और बाबू दूसरा एमए मतलब बड़ा वाला मैक्रो। हमने माइक्रो के बारे में भी देखा कि माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मींस स्मॉल। हमने इसका डेफिनेशन देखा। बाबू डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने ना आपको इसके एग्जाम्पल पे दिया था, और देखो ना मुझे आज भी इसके एग्जाम्पल्स याद है ना। शायद आपने याद किया हो या नहीं किया हो। बाबू अगर इस कोर्स को ज्वाइन किए हो ना, तो पूरे तरीके से अब इस कोर्स में डूब जाना पड़ेगा, मतलब अपने डिवोशन के साथ डूबना पड़ेगा। तो बच्चा डिवोशन ये कहता है कि अब प्राइमा फेसी सबसे पहले आपको याद होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स। ठीक है, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर इसी की बातें होती हैं, है ना बाबू। यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग की बातें यहीं पे होती हैं। अगर आप करते हो किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर बात आप करते हो तो वो यहीं पे होता है ना बच्चा। इन सब के साथ साथ याद करो, हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप बात करते हो तो यही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम लोगों को फैक्टर प्राइसिंग की बातों को भी सिखलाता है ना। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी की सारी चीजें, बिहेवियर ऑफ अ फर्म, ये सारी की सारी चीजें बाबू याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जांपल्स थे, हमने देखे थे, हमने जाने थे पिछले क्लास में। बच्चा पार्टी याद करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस मैक्रो को सीखा। क्या देखा कि भैया ये मैक्रो बना कहाँ से, तो हमने 12th में भी इस बात को पढ़ा है, 11th में भी इस बात को पढ़ा है। मैंने वही सेम डेफिनेशन आप लोग को लिखवाया। मैंने लिखवाया क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से बना है। जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज जो है उसका मतलब लार्ज होता है। वहां पे बच्चे हमने ये भी सीख लिया था कि वो जो ग्रीक वर्ड मैक्रोज है जिसका मतलब लार्ज होता है, यहाँ पे बातें हम लोग इकोनॉमी एज अ होल की करते हैं। और बाबू याद करो, इसका एग्जाम्पल याद करना हमारे लिए बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे 12th के सिलेबस है, हमारे 12th का इकोनॉमिक्स है ना। और बच्चे हमने तो अपने 12th के इकोनॉमिक्स को, मैंने तो अपने दिलो जान से चाहा है ना। मैंने 12th के इकोनॉमिक्स को दिलो जान से चाहा है। अगर आपने भी दिलो जान से चाहा होगा तो मुझे तो बाबू सारे उसके चैप्टर्स याद है, तो शायद आपको भी याद होंगे। और वही जो उसके चैप्टर्स के नाम है वही नाम इसके यहाँ पे एग्जाम्पल थे। बच्चा पार्टी याद करो नेशनल इनकम, बच्चा पार्टी याद करो फॉरेन एक्सचेंज रेट, याद करो गवर्नमेंट बजट, है ना, याद करो बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद करो बैलेंस ऑफ ट्रेड। नहीं तो बाबू अगर इन सारे एग्जाम्पलों की बात करते हो तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो थे हमारे, वो सारे क्या थे, वो सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल थे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आपके एग्जामिनर का एक क्वेश्चन हो सकता है कि भैया बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कुछ नाम दे देगा और कहेगा कि बताओ इसमें से कौन नाम जो है वो मैक्रो से रिलेटेड नहीं है। तो आप उन नामों को तब सही तरीके से बाबू आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम दिमाग में ना ऐसे घूम रहे हो, नस नस में बह रहे हो बच्चे। अगर बह रहे हो ना तो फिर ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होते। याद करो बच्चा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ के गए थे लास्ट क्लास में, और इतना ही पढ़े थे, इससे ज्यादा अब तक हम लोग अभी कुछ पढ़े नहीं है ना। तो यहाँ तक की बातों में कहीं कोई परेशानी शायद अब नहीं होगी आप लोगों को। आगे बढ़ सकते हैं, आओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। अरुण आ चुका है?
हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, और ध्यान देना अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से हेडिंग डाल देना नेचर का, इस नेचर का एक बार फिर से हेडिंग डाल देना, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से हेडिंग लगाना बाबू, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और सबसे पहला नेचर लिखना बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सबसे पहला नेचर लिखना बाबू, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर अगर आप यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हो तो वो जो आप मैक्रो माइक्रो पढ़ा है वो भी नेचर ही था क्या? बच्चे कह सकते हो नेचर, लेकिन रैदर मैं कहना चाहूंगा कि नेचर से ज्यादा बेहतर होता ना कि आप जो उधर मैक्रो माइक्रो कह रहे थे ना उसको टाइप्स आप कह लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, उसको आप टाइप्स कह लेते, टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कह लेते तो ज्यादा बेहतर होता, उसको नेचर नहीं कहते तो अच्छा रहता। लेकिन कोई नहीं, यहां ध्यान देंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कर लो, मैंने तो कर रखा है, देखो ना मैंने आपके स्टडी मटेरियल को, इंस्टीट्यूट के ही बुक को मैंने आपके, ये देखो नेचर को मैंने काट के बाबू ऊपर टाइप्स लिख रखा है ना, ये देखो नीचे है ना मैक्रो माइक्रो, मैंने यहीं पे काट दिया है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने तो आपके इंस्टीट्यूट के ही बुक को काट के लिख रखा है बच्चा। तो पहला पॉइंट लगाओगे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इज अ साइंस, है ना बाबू? समझेंगे, 2 लाइन में लिखेंगे और खत्म करेंगे, पहले समझने का काम करेंगे। बच्चा पार्टी सोचो जरा ध्यान से कि इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा जा रहा है ना? बाबू आप में से कोई जानता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड साइंस या सब्जेक्ट साइंस, या साइंस किसी चीज को क्यों कहते हैं? हाँ जानवी बोल। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। बाबू इस बात को हमेशा याद रखना, क्या याद रखना जानते हो? अगर कोई भी चीज को ना साइंस का दर्जा दिया जाए ना बाबू, विज्ञान का अगर दर्जा किसी भी चीज को दिया जाए ना, तो याद रखना बच्चा पार्टी कि विज्ञान का दर्जा, साइंस का दर्जा अगर किसी चीज को दिया जा रहा है, इट मीन्स टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज दैट अ सिस्टमैटिक स्टडी शुड बी देयर, वहां पे एक सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, देयर शुड बी अ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना, वहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी किसी चीज को साइंस कह सकते हो। सर कुछ खास समझ में नहीं आया, आप क्या कह दिए? बाबू देखो ना मैं क्या कह रहा हूं, अभी लिखना कुछ नहीं, बस मेरे बातों को ध्यान से समझना। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को, बिजनेस को मैं साइंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं दो बातें कहता हूं, मैं कहता हूं कि बाबू बिजनेस में दो चीजें एप्लीकेबल होती हैं। पहली चीज होती है जहां पे हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं बच्चे। दूसरी चीज होती है जहां पे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बड़े आराम आराम से समझना बाबू, याद रखना बच्चा, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के गहराई में आपके मार्क्स छुपे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स की अगर क्लैरिटी है, और याद रखना बाबू मैं स्ट्रिक्टली आपका फाउंडेशन का जो सीए इंस्टीट्यूट का, सीएस इंस्टीट्यूट का जो बुक है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं बाबू, मैं अपने सालों साल के एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वो सारी चीजों को ध्यान से सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, देयर इज नो वन टू स्टॉप यू फ्रॉम योर एग्जाम, टू क्लियर योर एग्जाम, है ना, कोई नहीं आप जो आपको रोक ले। तो ध्यान देना बाबू। बच्चा अब बात आती है कि सर बिजनेस में सिस्टमैटिक स्टडी किस तरह से होता है? बाबू क्यों नहीं होता है? याद करो ना, आप सारे मेरे बच्चे यहाँ पे 12th पढ़ के पहुंचे हो, बच्चा जरा देखो तो, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो तो बाबू, क्या बिना प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना बाबू। जब तक प्लानिंग नहीं तब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं बाबू, जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा सोचो क्या स्टाफिंग हो जाएगा? सोचो, नहीं हो सकता बाबू, ये सब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। पहले ना अगर मान लो हम एक बिजनेसमैन हैं और हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं, या एक हम नया बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं ना बच्चा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड विल बी प्लानिंग। पहले हमें प्लानिंग करना होगा, है ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, तब स्टाफिंग होगा बउआ, तब डायरेक्टिंग होगा, तब कंट्रोलिंग होगा। ऐसा ही ना स्टेप होता है ना? स्टेप मैंने गड़बड़ तो नहीं बोल दिया ना? यही स्टेप होता है ना बच्चा? हाँ बिल्कुल, है ना। तो बाबू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से बच्चा अगर किसी भी एक बिजनेस की आप बात करते हो तो देखो ना बाबू, बिजनेस तो साइंस हो गया ना। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस में आप, व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं बच्चे? वी आर डूइंग सिस्टमैटिक स्टडी, है ना, हम किसी भी बिजनेस में सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं।
तो इसलिए इसको साइंस कह रहे हैं बाबू। एक बिजनेस को हम लोग साइंस इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बिजनेस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी दिखता है। सर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? बच्चा देखो ना, इफेक्ट ये हुआ कि पानी बन गया, इफेक्ट ये हुआ कि पानी बन गया, कॉज क्या था कि मैंने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मैंने मिला दिया था। ध्यान देना। तो जरा देखो कि इफेक्ट और कॉज दोनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है ना। कॉज क्या है बाबू, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये हुआ, प्रभाव ये पड़ा कि पानी बन चुका है। उसका कारण क्या था? तो भैया कारण ये था कि आपने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आपने एक साथ मिला दिया था, इसलिए वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, H2O बन गया। नहीं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ठीक इसी तरह से बाबू बिजनेस में भी ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप काम करता है। जानते हो कैसे? बच्चा कोई भी एक बिजनेस जो है ना वो मार्केट के अनसर्टेनिटीज पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मार्केट का कंडीशन कैसा है, और उसी मार्केट के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बिजनेस के अंदर सारे के सारे डिसीजंस लेने होंगे। बच्चा पार्टी, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है, जरा ध्यान से सुनना, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है, ये इफेक्ट है ना? अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है बाबू, ये इफेक्ट है। कॉज क्या रहा होगा बच्चा पार्टी? कॉज ये रहा होगा कि आपने सारे के सारे प्लानिंग, आपने सारे के सारे ऑर्गेनाइजिंग, आपने सारे के सारे डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम आपने क्या किए होंगे? सही से किए होंगे। नहीं बच्चे, अगर आपने ये सारे काम सही से नहीं किए होते तो डेफिनेटली योर business must not have been gaining that much of profit, डेफिनेटली आपका बिजनेस लॉस में चल रहा होता। नहीं बाबू? तो देखो तो जरा, बिजनेस एक साइंस है ना बाबू, है ना? इस बात को मानते हो ना? बस हम लोग को लिखना अब बाकी है, तो ना इसके बारे में लिखते हैं कुछ बातें। इसके बारे में कुछ बातों को लिखते हैं बाबू, और लिखते हैं यहाँ पे साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। Science is a systematic study, as well as well as it establishes it establishes cause and effect relationship, cause and effect relationship, as well as it establishes cause and effect relationship, full stop। last line है बच्चा। in business also in business also systematic procedure is to be followed, systematic procedure is to be followed। बाबू बिजनेस में भी सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना? सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या? पहले आपको प्लानिंग ही करना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, तभी आप स्टाफिंग कर सकते हो, तभी ये डायरेक्टिंग होगा, तभी ये कंट्रोलिंग होगा, है ना बाबू? डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग पहले नहीं हो सकता है बिना प्लानिंग, बिना ऑर्गेनाइजिंग, बिना स्टाफिंग के, है ना? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब कहता है सिस्टमैटिक प्रोसीजर इन बिजनेस ऑल्सो, सिस्टमैटिक प्रोसीजर इज फॉलोड बाबू, systematic procedure is followed। And if a business if a business is if a business is providing profit, it means we have taken right decisions, we have taken right decisions। ये लो बच्चा। सर क्या इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें हमें एग्जाम में लिखनी होंगी? नहीं बच्चे, आपको बस ये समझ लेना होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि टेल मी वेदर इकोनॉमिक्स जो है उसका नेचर क्या है, साइंस है कि नहीं है? तो आपको याद रखना होगा कि यस, इकोनॉमिक्स इज साइंस। कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि बाबू मेरी आदत कभी से नहीं रही है, जब मैं पढ़ता था तब भी आदत नहीं रही थी छोड़ छोड़ के भागने की, और आज पढ़ा भी रहा हूँ तो भी मेरी आदत नहीं है छोड़ छोड़ के भगाने की, है ना? अगर मैंने समझाया तो मैं आपको लिखाऊंगा ही, क्योंकि मेरे नहीं होने पे यही नोट्स जो है वो, है ना, मेरे तौर पे काम करेगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि अच्छा मास्टर ये सारी बातें बताया था। आगे बढ़ सकते हैं बच्चा? लिख चुके होगे? लिख चुके हो तो मुझे बता भी दो।
लिख चुके हो बच्चे? ओके चलो सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं बच्चा, लिखना। ये सारे नेचर की बात हो रही है। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिखना वो सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन। अच्छा कौन बेस्ड है? ये जो सेकंड पॉइंट लिखे हो, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसके बारे में बात कह रहा है? जानते हो कि कौन बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे? आप में से कोई सोचो बच्चा, ये किसके लिए कह रहा है बेस्ड ऑन माइक्रो? हाँ बिल्कुल, ये बिजनेस के लिए कह रहा है बाबू, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए कह रहा है ना? क्या कह रहा है कि हमारे बिजनेस की अगर आप बात करते हो ना, तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है किस पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। सर इसका मतलब क्या हुआ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? बच्चा जरा ध्यान दो ना, जब भी कभी भी आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हो, मान लो बाबू मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, जिस बिजनेस में मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करता हूँ, मान लो, ठीक है। मैं अगर अपने उस छोटे से इस बिजनेस की बात करता हूं, तो सोचो मैं उस बिजनेस में क्या करूंगा? जहां पे मैं मार्कर प्रोड्यूस करने की बात करूं, वहां मैं करूंगा क्या? सर आप क्या करोगे? मार्कर प्रोड्यूस करोगे, बिल्कुल बच्चा। बच्चे जब मैं मार्कर प्रोड्यूस करूंगा, तो प्रोड्यूस होने के बाद अब मेरी जिम्मेवारी क्या होगी? अब मेरी जिम्मेवारी होगी इस प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन, होगा ना? सोचो और याद करो बच्चा, जब हमने क्लास की शुरुआत की थी, हमने जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, तो माइक्रो मैक्रो देखा था ना बाबू। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में आपको याद है प्रोडक्ट प्राइसिंग? माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में आपको याद है प्रोडक्ट प्राइसिंग? ये प्रोडक्ट प्राइसिंग का काम हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, नहीं? तो बच्चा जरा सोचो, मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं, मैं अगर एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूं, मैं अगर किसी एक बिजनेस को परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा बिजनेस बच्चा इस मार्कर को प्रोड्यूस करने का है, तो मेरे इंडस्ट्री में जितने भी मार्कर प्रोड्यूस होंगे बच्चा पटी, उस मार्कर के प्रोडक्ट प्राइसिंग का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, बीइंग अ ओनर ऑफ द बिजनेस, नहीं? तो वैसे केस में क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी संदर्भ में ये बात कह रहा है। ये इसी चीज, इसी बेसिस पे बात कह रहा है कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका होता है ना, वो ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आधारित होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक बिजनेस में बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बिजनेस में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस प्रोड्यूस गुड्स का प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करना, है ना? जो जो फैक्टर आपने यूज किए हैं, जैसे बाबू मैं इस मार्कर को प्रोड्यूस किया हूं, तो मुझे लैंड की जरूरत पड़ी होगी, लेबर की जरूरत पड़ी होगी, कैपिटल की जरूरत पड़ी होगी। तो बाबू ये लैंड, ये लेबर, ये कैपिटल, इन सारे चीजों के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा? मुझे बाबू इसको फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं, है ना? ये सारे फैक्टर को मुझे प्राइस देना पड़ा होगा ना। लैंड के बदले मुझे रेंट देना पड़ा होगा, लेबर के बदले मुझे वेजेस देना पड़ा होगा, कैपिटल के बदले मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। तो बाबू मैंने क्या किया? मैंने फैक्टर प्राइसिंग किया। मैंने देखा कि ये सारे जो फैक्टर जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके बदले में जो प्राइस मैं दूंगा, क्या वो प्राइस देने के बाद मैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा उससे मुझे फायदा होगा, है ना? तो बाबू ये जो प्रोडक्ट प्राइसिंग का काम है, जो फैक्टर प्राइसिंग का काम है, याद करो आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में कि ये सारे के सारे काम माइक्रो लेवल पे होते हैं, नहीं बच्चा? इसीलिए लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? और इसको डिफाइन करते हैं, लिखना बच्चा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, लिखना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड, business economics is based largely on, business economics is based largely on microeconomics, largely on microeconomics। एग्जाम्पल दे दो बाबू। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग आप सारे मेरे बच्चे जानते हो कि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग का काम माइक्रो लेवल पे होता है। कॉमा फैक्टर प्राइसिंग। अरे अजी सीजर को क्या हो गया बाबू? एक मिनट रुक जाओ तो, आज इसको पता नहीं क्या हो गया। ये लिखना तुम लोग।
हाँ चलो, लिख चुके होगे? थर्ड पॉइंट पे आए? थर्ड पॉइंट लिखना बच्चा, इनकॉर्पोरेट्स elements of macro analysis, elements of macro analysis। थर्ड पॉइंट बच्चा, incorporates elements of macro analysis। तुम लोग रिस्पॉन्ड करना, वरना बाबू थोड़ा थियरी है ना, और अभी मेन चीज स्टार्ट नहीं हुआ है ना। चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है। 2 से फिर बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, तो इसलिए रिस्पॉन्ड करना, वरना उधर सो जाओगे। लिख चुके हो थर्ड पॉइंट? चलो ठीक है। बाकी सारे बच्चे सुन रहे हो ना? जानवी, बद्री, अनामिका? हाँ चलो ठीक है। अच्छा बच्चा देखो ना, थर्ड पॉइंट भी बड़ा आसान है। वैसे मैं ये सारे, अभी तुम कह लो कि मैं ये सारे आसान आसान से काम कर रहा हूँ, ये सारे टाइम पास वाले काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाबू थर्ड पॉइंट क्या कहता है, और थोड़ा सा समझो और इसको लिखो और खत्म करो कहानी। थर्ड पॉइंट आपका कहता है बच्चा, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, है ना। ये मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट्स को भी शामिल करता है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चा एक बात मुझे बताओ, क्या कोई भी बिजनेस वैक्यूम में चल सकता है? जहां पे कुछ नहीं हो, एकदम खाली हो, जहां एयर भी नहीं हो, क्या वहां चल सकता है कोई बिजनेस? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं चल सकता। बाबू किसी भी एक बिजनेस को चलने के लिए हमेशा इस बात को याद रखना, माइक्रो के भी कंपोनेंट्स उसको अफेक्ट करेंगे और मैक्रो के भी कंपोनेंट्स उसको अफेक्ट करेंगे, है ना। माइक्रो के कंपोनेंट कैसे अफेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पे देखा, अभी अभी हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग की बात की। बाबू अगर ये फैक्टर प्राइसिंग ज्यादा होगा तो ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन प्रॉफिट कम कमाएगा। बाबू अगर ये प्रोडक्ट प्राइसिंग वो ज्यादा कर देगा, तो अपने प्रोडक्ट की ज्यादा कीमत रख देगा, तो उसको फिर से बाबू यहाँ पे क्या होगा, उसका सेलिंग अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा, है ना। अफेक्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह से बच्चा, जैसे अभी आपने देखा कि ये सारे माइक्रो जो फैक्टर्स थे वो अफेक्ट कर रहे थे किसी भी एक बिजनेस को, याद रखना बच्चा पार्टी, कि उसी माइक्रो फैक्टर्स की तरह ना मैक्रो फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कैसे? बाबू सोचो ना, सिंपल सी तो बात है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन का सिस्टम या टैक्स का डिसीजन क्या हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा? अगर गवर्नमेंट हाई टैक्स हमसे लेने लग जाए, बिजनेसमैन से लेने लग जाए, तो क्या बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, है ना। बाबू गवर्नमेंट के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने लग जाएं, तो क्या बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चा, है ना। तो इसी तरह से याद रखना कि इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस में सिर्फ इतना लिखना बाबू, कि कोई भी एक बिजनेस जो वैक्यूम में काम नहीं करता है, वो बिजनेस जो है वो माइक्रो एलिमेंट से भी अफेक्टेड होता है, साथ ही साथ मैक्रो एलिमेंट से भी अफेक्टेड होता है, दोनों से अफेक्टेड होता है। ये बातें हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो आ जाओ तो बच्चा, फटाफट से थर्ड पॉइंट को लिखते हैं और खत्म करते हैं। लिखना, बिजनेस business does not operates business does not operates in a vacuum. Business does not operates in a vacuum. CW बाबू, VACWM, कॉमा देके लिखना। it is affected it is affected by both it is affected by both micro as well as macro elements। भाई साहब ये दोनों से अफेक्टेड होता है, माइक्रो एलिमेंट से भी और मैक्रो एलिमेंट से भी। लिख लेना तो बताना।
.3 का टॉपिक मतलब हेडिंग, इनकॉर्पोरेट्स का मतलब शामिल करना अरुण, इनकॉर्पोरेट का मतलब किसी चीज को शामिल करना। किसको शामिल कर रहा है, कौन शामिल कर रहा है, बिजनेस शामिल कर रहा है। किसको शामिल कर रहा है, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स का मतलब तत्व। किसके तत्व बाबू, मैक्रो एनालिसिस के तत्व को। मतलब मैक्रो एनालिसिस को भी शामिल करता है कौन, बिजनेस। बिजनेस, दूसरा पॉइंट से इसको पकड़ना बाबू, बिजनेस जो है वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड नहीं होता है। देखो दूसरा पॉइंट क्या था, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बिजनेस सिर्फ माइक्रो पे बेस्ड नहीं होता है बाबू, किसी भी बिजनेस में माइक्रो के साथ साथ मैक्रो के भी तत्व होते हैं। कैसे, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया बच्चा कि माइक्रो में अगर बात करते हो तो माइक्रो में ध्यान दो, अभी अभी हमने फैक्टर प्राइसिंग की बात की थी, प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात की थी। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग अगर आप कर रहे हो तो माइक्रो एलिमेंट है बच्चे। वहीं पे एक बिजनेस जो है वो माइक्रो से ही नहीं मैक्रो से भी प्रभावित होता है। जैसे गवर्नमेंट का डिसीजन पूरे देश भर के जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके लिए, पूरे बिजनेस इंडस्ट्री के लिए बाबू, ये गवर्नमेंट का डिसीजन पूरे बिजनेस इंडस्ट्री के लिए क्या माइक्रो होगा एलिमेंट, नहीं ना, मैक्रो एलिमेंट होगा ना। मान लो बाबू अगर गवर्नमेंट अपने डिसीजन में टैक्स के रेट को अगर बढ़ा दे तो बाबू अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सोचो। यही वही बात तो लिखे हैं अरुण, है ना। देखो वही बात लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, बिजनेस कभी भी खाली जगह पे ऑपरेट नहीं होता है ना। इट इज अफेक्टेड बाय बोथ, ये दोनों से प्रभावित होता है। पहला माइक्रो एज वेल एज मैक्रो एलिमेंट, दोनों से प्रभावित होता है, माइक्रो से भी मैक्रो से भी। अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग नहीं करोगे तो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट पहुंचेगा। अगर हमारी सरकार ही बिजनेस पॉलिसी को बदल दे, टैक्स पॉलिसी को बदल दे, तो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट पहुंचेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चा, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। ये सब नेचर है, ये सब नेचर चल रहा है बाबू। इसके बाद से फिर कहानी आसान हो जाएगी। ये सभी कुछ नया आप चीज देख रहे होगे जो आपने 11th 12th में नहीं देखा होगा। इसके बाद बाबू आगे अब आप जितनी भी चीजें देखोगे ना वो सारी चीजें आपके लिए पुरानी होंगी, कुछ नया नहीं होगा। थोड़ी बहुत बातें बस बढ़ जाती हैं यहाँ पे, हमारे 11th के कॉन्सेप्ट से अलग हो जाता है। चौथा, चौथा लिखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बाबू देखो अभी अभी पहले पॉइंट में साइंस कह रहा था, एक पॉइंट में अब इसको आर्ट भी कह रहा है। आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन मुझे फिर याद आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट, और नीचे ऑप्शन होंगे, इट इज अ साइंस, इट इज एन आर्ट, है ना। याद करो बाबू, बिजनेस स्टडी भी साइंस है, बिजनेस स्टडी भी आर्ट है, या बोथ या नन। तो याद रखना बाबू ये दोनों है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बच्चा पार्टी आप में से कोई बता सकता है कि आर्ट किसको कहते हैं, कला किसको कहते हैं, सोचो तो। वेरी गुड, है ना बाबू। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आपके पास सिर्फ सिद्धांतों, बिल्कुल, जो सिद्धांतों की आपके पास ज्ञान है, जो थियरी की आपके पास ज्ञान है, उन सारे थियरिटिकल नॉलेज का अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो ना, इट मींस यू आर टॉकिंग ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। मतलब आप आर्ट्स की बात कर रहे हो। सर कुछ समझ में नहीं आया, ये आप क्या कह रहे हो सर। बच्चे जैसे देखो ना, मेरा प्रैक्टिकल, हमारा हमारा थियोरिटिकल नॉलेज क्या कहता है, हमारा थियोरिटिकल नॉलेज कहता है कि भैया सबसे पहले ना आप प्लानिंग करो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग कर लिए, चलो अब ऑर्गेनाइजिंग करो, ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, ऑर्गेनाइज करने के बाद अब स्टाफिंग करो, अब स्टाफ को लेके आओ, स्टाफिंग कर लिए, अब आप डायरेक्टिंग करो, है ना, डायरेक्ट करो कि कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा, ठीक है, उसको बताओ। उसके बाद लास्ट में अब आप कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग करो। बच्चा जरा ध्यान से देखो, हमने थियोरेटिकली ये 5 प्रोसेस जाने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के, स्टार्ट करने के। बच्चा सोचो, इस 5 प्रोसेस को हमने थ्योरी में पढ़ा, हमने याद किया, हमने जाना। अगर हम लोग इस 5 प्रोसेस के अलावा कोई प्रोसेस अगर लगाएंगे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्या सही होगा वो प्रोसेस। प्लानिंग से पहले अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग कर दे, क्या वो सही होगा, नहीं बच्चा, नहीं सही होगा। तो जरा ध्यान दो, हम कर क्या रहे हैं बाबू, व्हाट वी हैव गेन्ड इन थियोरेटिकल नॉलेज, वी आर अप्लाइंग ऑल दोज थियोरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल सेंस। नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज को अगर प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए बाबू, तो फिर वो क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है, वो कला कहलाता है, हुनर कहलाता है ना बच्चा। तो ध्यान रखना। आ जाओ तो लिखना, जानवी सुन रही हो, सो गई नालायक, सुन रही हो ना। अच्छा खा रही हो, चलो ठीक है, लिखना, लिखती हो कि नहीं, ये सब छोड़ रही हो।
लिख रही हो? हाँ, तुमसे नोट्स मांग रहा हूँ, हमको पता। झूठ बोल, पिटा जाएगा। अच्छा नहीं, पीटना नहीं, पढ़ लो। आओ नालायक को, पता था वो कुछ ना कुछ तो जरूर वो कर रही है, इसीलिए बोल नहीं रही थी। आ जाओ बच्चा। तो चौथा पॉइंट याद रखना कि भैया ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। भाई साहब, काहे का आर्ट्स है ना, कला काहे बन गया ये? तो याद रखिएगा, कला इसलिए बन गया, किसी भी चीज को कला कहने के लिए, आर्ट्स कहने के लिए याद रखिएगा, अगर आप कोई भी थियोरिटिकल नॉलेज को अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स यू आर एन आर्टिस्ट, है ना। आप वो काम जो कर रहे हो वो आर्ट का कर रहे हो और आप आर्टिस्ट हो। ठीक है बच्चा, आ जाओ लिखना। लिखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, business economics is an art because it because it implies because it implies practical application because it implies practical application of theoretical knowledge of theoretical बाबू theoretical आर ई होना चाहिए ना, because it implies practical application of theoretical knowledge। कहाँ बच्चा? हाँ ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इसलिए तुम कह रही हो क्योंकि तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो तुम लिख रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो। नहीं। ठीक। तो कोई भी जो तुम्हारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ही सही बाबू, वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहाँ से आया? वो थियोरेटिकल नॉलेज पे ही आया ना। और वो थियोरेटिकल नॉलेज से जो तुम्हारे पास जो नॉलेज आया उसको अब तुम पर्सनली क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल। तो इंप्लाइज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी लिख लो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लिख लो, दोनों सही, दोनों चलेगा। ये लो बच्चा, ये चौथा पॉइंट था हमारा। पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ना। पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ना और लिखना, यूज ऑफ थियरी मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। यूज ऑफ थियरी मार्केट, यूज ऑफ यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। प्राइवेट एंटरप्राइजेज। फटाफट से लिख लो इस पॉइंट को। और बाबू पॉइंट बड़ा आसान है, देखो ना, इस पॉइंट को हमने लिखा तो है लेकिन समझो तुरंत भर में। और क्या समझो कि ये जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है बाबू, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे मार्केट के थियरी को क्या यूज नहीं करता है? बिल्कुल करता है ना सर। मार्केट का थियरी क्या होता है बच्चा? मार्केट का ही थियरी होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का। जरा सोचो, मार्केट में ही आपको ना अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले। बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड वाले से मिले थे, याद करो अपना 12th का कॉन्सेप्ट, है ना। जो हाउस होल्ड वाले से आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले थे बच्चा, उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में आपको हाउस होल्ड वालों को फैक्टर पेमेंट करना पड़ा था ना बाबू, है ना। तो सोचो जरा, ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ये जो सारी की सारी थियरी हैं, ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत कहाँ से आ रहे हैं? बाजार ही से तो आ रहे हैं, है ना। अगर मार्केट नहीं होता तो बायर नहीं होता, सेलर नहीं होता बाबू। सोचो, क्योंकि याद करो हमने एक चैप्टर, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने 11th में आपको नहीं पढ़ाया था। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्केट? तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स टुगेदर, है ना, टू एक्सचेंज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। नहीं, अगर किसी निश्चित कीमत पे, निश्चित समय पे अगर बायर और सेलर एक दूसरे को कोई सामान खरीदते बेचते हैं तो भैया उस जगह को मार्केट कहते हैं, है ना। तो सोचो जरा बाबू, हाउस होल्ड वाला अगर यहाँ सेलर बना बैठा है, प्रोड्यूसर जो है वो बेचारा अगर यहाँ पे बायर बना बैठा है, तो वो सारा बायर सेलर का जो काम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने बेचने का काम जो है, फैक्टर पेमेंट रिसीव करने का जो काम है बाबू, तो मार्केट से ही हो रहा है ना। विदाउट मार्केट क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में जितने भी डीलिंग्स होते हैं, जितने भी ये सारे जो आपके काम होते हैं बाबू, वो काम किसके वजह से पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मार्केट। वही बात तो यहाँ लिखा है बच्चा, एक बार मेरे साथ पॉइंट पढ़ो ना, देखो ना क्या लिखा है। यूज ऑफ थियरी, है ना, यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स, कहता है कि भैया ये मार्केट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है
और प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ना, साथ ही साथ बाबू एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, और साथ ही साथ भैया जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज हैं उन सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अलग अलग जो थियरी है ना उन्हीं को इस्तेमाल करता है कौन, बिजनेस इकोनॉमी। सर मार्केट के थियरी को इस्तेमाल करता है ये तो आप समझा दिए कि मार्केट है तभी सेलिंग एंड बाइंग हो रहा है। सर ये भी बता दीजिए ना कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थियरी को कैसे इस्तेमाल करता है ना, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में ऐसी कौन सी थियरी होती है। बच्चा पार्टी एक बात जरा समझो ध्यान से कि जितने भी हमारे प्राइवेट एंटरप्राइज है जो प्राइवेटली ओन्ड हैं, अगर वो प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज बाबू अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो भी तो एक एग्जांपल सेट करते हैं अलग अलग बिजनेस के लिए। सोचो अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है बाबू, अगर वो प्राइवेट एंटरप्राइज अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इट मींस ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर द बिजनेस, है ना। और वो सारे के सारे बिजनेस जो अलग जो नए बिजनेस जो स्टार्टअप बिजनेस है उन सारे बिजनेस के लिए वो पुराने जो आपके जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उनके द्वारा जो एग्जांपल सेट किए गए उस एग्जांपल से नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस स्टेप को फॉलो करते हैं और वो भी आगे चल के मार्केट को लीड करते हैं, बेटर फ्यूचर बेटर प्रॉफिट अर्न करते हैं। नहीं बच्चा, यही कहता है यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और ना इसको भी 2 लाइन में लिखते हैं, खत्म करते हैं। लिखना बच्चा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बातों को एकदम सिंपल रखना बाबू, बातों को एकदम सिंपल रखना। और देखो ना मैंने सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे अभी क्या लिखने वाला हूँ बाबू, देखो पहले हिंदी में बोलता हूँ। मैं बहुत बोल रहा हूँ ये कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो मार्केट के थियरी को यूज करता है, क्योंकि मार्केट को देख करके ही बिजनेस डेवलप करता है, मार्केट के होने से ही बिजनेस डेवलप करता है। दूसरा मैं ये लिखूंगा कि मार्केट मतलब कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना वो प्राइवेट एंटरप्राइज के थियरी को भी यूज करता है। उसमें मैं लिखूंगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट के तरीकों को देखता है और बिजनेस को स्टैब्लिश करता है। बस इतना ही मैं लिखने वाला हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो लिखना बाबू, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स uses the theory of uses the theory of market theory of market as well as private enterprise as well as private enterprise to earn profit, to earn profit। ये लो बच्चा, बहुत सिंपल मैंने रखा। मैंने लिखा क्या कि भैया जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, तो वो मार्केट के थियरी को इस्तेमाल करता है, अलग अलग प्राइवेट एंटरप्राइज के थियरी का इस्तेमाल करता है। थियरी क्या होता है सर बाबू, सिद्धांत, तरीके, जिन तरीकों से वो मार्केट में अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं, जिन तरीकों से प्राइवेट एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और उसी तरीकों का इस्तेमाल करके क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। बस फटाफट से लिखना खत्म करना। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना बाबू, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लगा देना और लिखना प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा, 6th पॉइंट, प्रैग्मेटिक। बाबू एक बात आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से कह देना चाहता हूं, किसी भी पल ये लगने लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, याद रखना फिर आप प्रोफेशनल के लिए नहीं बने हो, है ना। बाबू अगर प्रोफेशनल कोर्सेस में आप आए हो तो याद रखो बच्चा, अगर सीएस इंस्टीट्यूट ने आपको अगर ये स्टडी मैट प्रोवाइड किया है तो वो चाहते हैं कि आप इस स्टडी मैट को चाट जाओ पकड़ के, एक लाइन ऐसा ना बचे जिस लाइन को आपने नहीं देखा हो, बीसीओ बारी तीसीओ बारी आपने नहीं देखा हो, एक भी लाइन ऐसा ना बचा हो, है ना। बाबू अगर आप ऐसा करते हो, इस डिवोशन के साथ पढ़ते हो तो सोचना टू क्लियरिंग द एग्जाम, अदरवाइज ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं, है ना, फाउंडेशन पास करते हैं, आईपीसीसी घींच तीर के पास करते हैं, फाइनल इतनी बार फेल होते हैं कि हिम्मत टूट जाती है, छोड़ देते हैं, है ना। तो बाबू याद रखना यहाँ पे ना, मतलब आपका कंसंट्रेशन वो घोड़े के आगे एक नहीं लगा देता इस तरह से जिसको बस वो उसको उसका लक्ष्य सामने सीधा रोड दिखता है, इधर उधर दिखता ही नहीं। तो यू हैव टू बी दैट, आपको वो होना पड़ेगा बच्चा, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, सीधा सीधा अपने लक्ष्य को देखना पड़ेगा, है ना। दिन रात एक सपने के साथ जीना होगा, दिन रात एक सपने के साथ सोना होगा बच्चे,
है ना। तो फिर ये सारी चीजें मजेदार है, अच्छा लगेगा, जुनून के साथ ये सारे काम को करना होगा। अब बाबू, तो मेरे अंदर भरा है ये जुनून, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस जुनून के इस रथ पे ना सवार हो जाओ, है ना। ऐसे हल्के फुल्के में जीना बंद करो, ठीक है। आओ और एकदम तोड़ते हैं पकड़ के चीजों को। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, बच्चा पार्टी आप में से जो भी बच्चा इस प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब नहीं जानता है वो याद रखना, थियोरिटिकल क्या होता है भैया, ये थियोरिटिकल इन अप्रोच होता है। प्रैग्मेटिक को क्या कहते हैं, थियोरिटिकल, ठीक है। जो भी चीजें थियोरिटिकल होती हैं उसको हम लोग प्रैग्मेटिक भी कहते हैं। थियोरेटिकल, आर ई होना चाहिए बाबू, थियोरेटिकल, यहाँ भी आर ई, यहाँ थियोरेटिकल इन अप्रोच। सर ये क्या आप कह गया, थियोरेटिकल इन अप्रोच कहने का मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल इन अप्रोच कैसे होता है? बिल्कुल होता है बच्चा, क्यों नहीं होता है। सोचो ना, किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, आप में से कोई बता सकता है? किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट, वेरी गुड, है ना बाबू। अल्टीमेट गोल मतलब कि अंत वाला गोल, है ना। अंततः उसको प्रॉफिट चाहिए किसी भी बिजनेस को। बच्चा पार्टी किसी भी बिजनेस को अगर अंततः प्रॉफिट चाहिए तो याद रखना बाबू, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कुछ थियोरेटिकल अप्रोच है, कुछ प्रैग्मेटिक अप्रोच है, उसको वो पालन करना पड़ेगा। सर ऐसा कौन सा अप्रोच होता है जिसको वो पालन कर ले तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा? बिल्कुल है बाबू। अप्रोच क्या है कि भाई साहब, अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो या रन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि योर रिसोर्सेज शुड बी ऑफ वेरी लेस कॉस्ट, है ना। इट शुड बी लीस्ट इन कॉस्ट, देन ओनली यू विल बी केपेबल ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब इनपुट आपका जितना कम का होगा, आप उतना ही ज्यादा आउटपुट को बेच के प्रॉफिट कमा पाओगे, है ना। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम होगा, आपका मैनेजमेंट, आपका कंट्रोल, आपका मतलब ये सारे जितने भी इंटरनल प्रोसेस होते हैं वो सब जितने सस्ते होंगे, जितने बेहतर होंगे, आप उतने अच्छे तरीके से आप उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। याद करो बच्चा, आपने 11th 12th के बिजनेस स्टडी के लेवल पे आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा। आपने सुना होगा बाबू कि सेंट्रलाइजेशन जब किसी पावर को एक इंसान के हाथ में दे दे, इट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। जब पावर को बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बहुत सारे लोगों में, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बच्चा पार्टी आपने ये भी सुना होगा कि जब पावर सेंट्रलाइज्ड होता है तो वहां पे फायदा ये होता है कि एक इंसान जो होता है वही सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस या सारे के सारे वो बिजनेस प्लान्स बनाता है, और वही इंसान लीड करता है टीम को। वहां पे प्रॉफिट अर्न होने की, प्रॉफिट जनरेट होने की चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये सारी जो बातें, ये क्या है बाबू, ये सब प्रैग्मेटिक बातें ही तो है, ये सब थियोरिटिकल बातें ही तो है। और इसी, हाँ बच्चा, नहीं थियोरिटिकल भी कह सकते हो बाबू। जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊं क्या, अगर प्रैग्मेटिक की आप बात करते हो ना, तो ये मतलब जैसे एक एक्सट्रैक्ट को कहते हैं बाबू, ठीक है, जैसे किसी चीज के निचोड़ को कहते हैं। तो यहाँ पे थियोरिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ इस प्रैग्मेटिक को, क्योंकि बाबू हमारे बिजनेस में जितनी भी चीजें हम लोगों ने जो सीखी हैं, हम लोगों ने जो जानी है ना, उन सारे सीखे और जाने हुए चीजों का ये निचोड़ होता है, ठीक है। थियरी से निकला हुआ ये निचोड़ है, और उसी निचोड़ को हम लोग प्रैग्मेटिक कहते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरिटिकल बच्चा, ध्यान रखना। आ जाओ लिखना, और लिखना बाबू, बिजनेस इकोनॉमिक्स, business economics is is absolutely business economics is absolutely theoretical is absolutely theoretical in nature, is absolutely theoretical in nature, and it analyze is absolutely theoretical in nature, and it analyze, ये एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, इट एनालाइज द सिचुएशन of business, it analyzes the situation of business happening in the real world,
हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। ये क्या एनालाइज करता है? तो भैया याद करना कि याद रखना कि एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है वो सारे के सारे सिचुएशन, घटनाओं को जो बिजनेस में रियल वर्ल्ड में हो रहे हैं, और उन्हीं सारे रियल वर्ल्ड में होने वाले घटनाओं के बेसिस पे ये थियरी बनाता, सिद्धांत बनाता है, और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार ये बिजनेस को चलाते हैं लोग। नहीं, इसीलिए इसको प्रैग्मेटिक कहते हैं बाबू। तो यहाँ पे तुम कह सकती हो अनामिका कि ये जो है वो प्रैक्टिकल हुआ ना सर? हाँ बाबू, प्रैक्टिकल इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग जो देखे, जो आप लोग बिजनेस वर्ल्ड में आप लोग जो सीखे, उसी देखे सीखे हुए चीजों को आपने लागू कर दिया, और लागू करने से अगर आपको फायदा मिला तो आप कहते हो कि हाँ सर ये, हाँ। हम्म हम्म फेनोमेना, एजम्पशन, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म 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 हम्म, बिल्कुल। नहीं, ठीक कह रहे हो। जैसे बाबू इकोनॉमिक्स जो है वो प्योरली तो थियरी पे बेस्ड है। जैसे इकोनॉमिक्स, हम लोग अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उस इकोनॉमिक्स में हमने क्या जाना? उस इकोनॉमिक्स में हमने जाना बच्चे कि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है, थियरी ऑफ डिमांड है। नहीं, जहाँ पे प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये तो प्योरली थियरी की बातें हो गई बाबू, है ना? इकोनॉमिक्स थियरी पे बेस्ड है। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि प्रैग्मेटिक इन नेचर, कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक इन नेचर, जिसमें आप कह रहे हो कि सर प्रैक्टिकल होना चाहिए। और देखो ना, मैंने उस बात को अंत में आते आते इंक्लूड भी किया अपने डेफिनेशन में, मैं मानता हूँ इस बात को। देखो क्या कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्सोल्युटली थियोरेटिकल इन नेचर एंड इट एनालाइज द सिचुएशन ऑफ बिजनेस हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। ये क्या करता है? ये एनालाइज करता है बाबू। अगर कोई भी बिजनेस पूरे रियल वर्ल्ड में हो रहे घटनाओं को, बिजनेस को अगर एनालाइज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिसीजन ले रहा है, डेफिनेटली इट मीन्स दैट इट इज टॉकिंग ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल सेंस। नहीं, हाँ, यहाँ पे आपका ये कहना सही है कि सर वो तो थियोरिटिकल चीजों को पूरे तरीके से नकार रहा है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना? ये बात मैं मानता हूँ कि आपका यहाँ कहना बिल्कुल सही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स थियोरिटिकल चीजों को नकार रहा है, और ये कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैग्मेटिक, मतलब कि वो थियोरिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज्यादातर थियोरी की बातें होती हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है कि आगे चल करके हम लोग वर्ल्ड में हो रहे अलग अलग इवेंट्स को, घटनाओं को देखते हैं, और उन सारे घटनाओं के अकॉर्डिंग हम लोग बाबू सीखते हैं, और उसी चीज को हम लोग लागू करते हैं। तो बिल्कुल वो चीज जो लागू हम लोग कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल है ही। हाँ बच्चा। वैसे प्रैग्मेटिक का मतलब थियोरेटिकल होता है, ये याद रखना है। प्रैग्मेटिक, हाँ हाँ। अच्छा, नहीं, यहाँ पे जैसे होता है क्या ना, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सिद्धांतों के बेसिस पे आप जिस अपने अप्रोच को बना रहे हो उसकी बात होती है। तो यहाँ पे कहता है कि भैया ये जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये सिद्धांतों के बेसिस पे इकोनॉमिक्स के तरह अप्रोच नहीं बनाता है। ये करता क्या है कि ये रियल वर्ल्ड में हो रहे घटनाओं के बेसिस पे ये अपने अप्रोच बनाता है, मतलब ये प्रैक्टिकल वो कहना चाहता है ये। हम्म आगे बढ़ना बाबू, आगे बढ़ना और लिखना इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर याद भी रखना बाबू। अगर इस पॉइंट पे हम लोगों ने इतनी सारी बातें की हैं तो इस पॉइंट को दिमाग में ना निकलने मत देना कि अच्छा सर हमारी बातें इतनी सारी हुई थी कि प्रैग्मेटिक है, मतलब कि ये प्योरली बिजनेस इकोन मतलब इकोनॉमिक्स के थियोरिटिकल सिद्धांतों को, थियोरिटिकल एप्लीकेशंस को यूज नहीं करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यूज करता है। संसार में हो रहे घटनाओं के अनुसार से बिजनेस चलता है, ये ध्यान रखना। 7वां पॉइंट लिख दो बच्चा। 7th पॉइंट, और लिखना इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटर डिसिप्लिनरी, DISCIPLINARY, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। फटाफट से डालना। बच्चा पार्टी जानते हो ये जो वर्ड है इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि सारा इस पॉइंट का खेल इसी वर्ड में छुपा है। अगर ये वर्ड क्लियर ना तो समझो कि पॉइंट भी क्लियर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है, जैसे याद करो बाबू, अगर आपको याद हो इंटर स्टेट, इंटर कॉलेज, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ दिन पहले शायद अपने इंग्लिश के क्लास में या इसी क्लास में लोग बात कर रहे थे, उतना तो याद नहीं है, लेकिन हमको ये याद है कि इंटरनेशनल, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट।
हम लोग बात कर रहे थे, है ना? तो अच्छा, नहीं नहीं, वो उन सीसी वाले 12th वाले बच्चों के साथ हम बात कर रहे थे। चलो खैर कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे जरा समझना बाबू। डिसिप्लिन यहाँ पे कहते हैं एक सब्जेक्ट को, है ना? डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन वो हमारे मतलब कि हमारे अंदर होने वाले डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है ना? यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यहाँ पे डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर एरिया को वो कह रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मदद से ये काम करता है। कैसे? बाबू आप लोग जरा सोचो, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो बात आप जब से कर रहे हो, आज मिला के तीसरा क्लास होने वाला है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात आप जब से कर रहे हो, क्या आप ये नहीं कह रहे हो कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो? कह रहे हो ना बच्चा बिजनेस इकोनॉमिक्स में? सोचो जरा, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, इसी को ना आप बिजनेस इकोनॉमिक्स बार बार कह रहे हो। तो बच्चा पार्टी, ये जो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो आप बात कर रहे हो, सोचो तो बाबू, ये आप किसका यूज कर रहे हो? क्या आप मैथ्स का यूज नहीं कर रहे हो? है ना? क्या आप यहाँ पे मैथ्स का यूज नहीं कर रहे हो बाबू? अब जरा सोचो तो, वो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की अगर आप बात कर रहे हो, क्या आप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हो? सोचो तो, क्या आप स्टैट्स की बात नहीं कर रहे हो? क्या आप अलग अलग तरह के डेटा की बात नहीं कर रहे हो कि कौन सा कंपनी कितने इनपुट में कितना आउटपुट कर लेता है? जरा देखो, हमको उससे भी कम में कर लेना है। क्या आप स्टैट्स की बात नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? तो बाबू याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो अकेला नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, स्टैट्स की जरूरत पड़ती है ना? और सारे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, मतलब और सारे फील्डों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि भैया ये क्या है? ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। मतलब अलग अलग सब्जेक्टों के मदद से ये खड़ा हो पाया है, ये बन पाया है, ये अकेला इसकी कोई वजूद ही नहीं है, ये कहता है बच्चा। बोलो, ध्यान रहेगा? आ जाओ बच्चे, लिखते हैं इस पॉइंट को। और लिखना क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स, business economics is interdisciplinary in nature. Business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates, मैं एकदम बिल्कुल स्टडी मैट का ये पॉइंट ले रहा हूं बाबू, एज इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, क्योंकि ये शामिल करता है टूल्स को, कहां से? फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन के भी टूल्स को ये शामिल करता है बाबू, है ना? और वो अदर डिसिप्लिन कौन कौन है? तो बच्चा याद रखना, वो अदर डिसिप्लिन है सच एज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के टूल्स को ये इस्तेमाल करता है बच्चा, कॉमा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के टूल्स को ये इस्तेमाल करता है बाबू, याद रखना, कॉमा। मार्केटिंग, मार्केटिंग के बिना तो कोई भी बिजनेस अधूरा है, कॉमा। फाइनेंस, फाइनेंस के बिना तो कोई भी बिजनेस अधूरा है, ईटीसी। ये देखो बच्चे, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। पूछा जाएगा बच्चा आपसे, है ना? आपसे ये सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जामिनर के द्वारा कि भैया हमको ये बता दीजिए कि आप इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कह रहे हो, है ना? आप इसको इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कह रहे हो? तो आपको वहां पे बताना होगा बच्चे कि इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो अकेला सक्षम नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को खड़ा होने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, मैथ्स की जरूरत पड़ती है ना? और ये सब अलग अलग डिसिप्लिन है। ये सब अलग अलग जो सब्जेक्ट हम लोग सीधे तौर पे कह देते हैं ना बाबू, सब्जेक्ट ही नहीं, इसको डिसिप्लिन भी लोग कहते हैं। ये अलग अलग डिसिप्लिन है ना, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा गया। बोलो बच्चा, ध्यान रहेगा? क्लियर हो? बोलो बच्चा लोग, क्लियर है? हाँ। तो हाँ, क्या पता चला? अकाउंट्स नहीं होता है? कैसे पता कर रहे हो भाई? कौन बता रहा है इसे? हाँ थी। अच्छा ठीक है।
तो एग्जीक्यूटिव में अभी कैसे पहुंच गया? एग्जीक्यूटिव तो सेकंड लेवल है बाबू। हम्म। तो फिर बताओ। हम्म। 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 अच्छा, ठीक है, एक बार हम भी पता कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम भी देखें, क्योंकि बाकी सब तो तुम्हारा सही है, वो अकाउंट्स वाला हमको सही नहीं लग रहा है। बाकी सब तो जो बोले वो सब तो मैच कर रहा है मेरे से भी, जो हम देखे हैं, जो हमको पता चला है। एक बार हम भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलो खैर कोई नहीं। वो तो खैर पता करने का चीज़ है, एक बार हम लोग देख लेंगे नेट पे, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या ना, अभी करंट क्या है हमारा पैटर्न। तो आज के लिए बाबू इकोनॉमिक्स के लिए इतनी बातों को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इन सारी बातों को पढ़ के आइए आप लोग, है ना। छोटी मोटी बातें यहाँ पे हमारे इस नेचर में बच गई हैं। इस नेचर के बाद बच्चा पार्टी आपका एक और टॉपिक आएगा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारा हेडिंग था, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और स्कोप होते ही ये आपका पहला जो 2 मार्क्स का छोटा सा चैप्टर बाबू, ये खत्म हो जाएगा। याद रखना, इस चैप्टर से ज्यादा नहीं, 2 ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद से फिर हमारे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट जो है वो जाग जाएगा, है ना, मतलब बेहतर बेहतर मजेदार मजेदार चैप्टर सब आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग 5 मिनट के ब्रेक के बाद लॉ के साथ। थैंक यू। ठीक है, तो बच्चा इसके लिए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग सबसे पहले अपने इस टॉपिक से कर रहे हैं, और हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो याद रखना बाबू, देखो ना, इस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को डिफाइन करने के लिए मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। मेरे दिमाग में चलता रहता है ना कि भैया इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आप हमसे पूछ रहे हो डिफाइन करने, तो हाँ पूछ तो रहा हूँ, कैसे डिफाइन करोगे? मैं कहूंगा कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इफ एनी एग्रीमेंट, है ना, किसी भी एग्रीमेंट को जब तक हम लोग इन्फोर्सिएबल नहीं कराते हैं, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। देखो बच्चा, मैं ये लिख दूंगा, है ना, एनी एग्रीमेंट अंटिल इट इज नॉट गेट इन्फोर्सिएबल इट डज नॉट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जब तक इन्फोर्सिएबल ना कराया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। सर ये आप क्या लिख रहे हो सर? आप तो यहाँ पे हेडिंग में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब आप इन्फोर्सिबिलिटी को डिफाइन करने वाले थे, और आप लिख रहे हो कि जब तक किसी एग्रीमेंट को कानून के द्वारा लागू ना कराया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट। मेरा आवाज कट रहा है? अच्छा, 1 मिनट रुको तो बाबू, हम लॉग आउट होकर लॉग इन हो रहे हैं। अब जो बातें आएंगी ना, वो बातें थोड़ी जरूरी हो जाएंगी। जरा देखो तो बच्चा, यहाँ पे मैं अब आपके सामने लिखने वाला क्या हूँ, एक चीज को मेरे गौर करना, और थोड़े देर में इसको आपको अपने भी कॉपी में लिखना होगा। मैं लिख रहा हूँ प्रपोजल। बच्चा पार्टी, इस प्रपोजल को ऑफर लिख दूं, आप में से कोई ऑफेंडेड फील करेगा? किसी को कोई दिक्कत? प्रपोजल को ऑफर लिख दूं तो? ठीक है, आ जाओ। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, क्या बन जाता है? बहुत बढ़िया। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है ना, या फिर उसी एक्सेप्टेड प्रॉमिस में, मतलब उसी प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन आ जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है। तो जरा ध्यान देते चलना। मैं लिख रहा हूं कि प्रपोजल ऑफर से कहानी शुरू हुई, कहानी आगे बढ़ी, वो प्रपोजल को किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ बाबू, इसका 2 नाम है, पहला नाम एक्सेप्टेड प्रपोजल, या तो इसको एक्सेप्टेड प्रपोजल कह दीजिए। देखो ना, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेड प्रपोजल। बच्चा पार्टी, या तो फिर आप इसे एग्रीमेंट कह दीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो कि सर आप यहाँ एग्रीमेंट कैसे लिख दिए। बोलो बच्चा, क्लियर है? हाँ, ये एक्सेप्टेड प्रपोजल या एग्रीमेंट कहने कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, क्योंकि जब तक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। बाबू, जब तक प्रॉमिस में एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन नहीं होगा वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो मान रहे हैं कि अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, कोई अगर प्रॉमिस बना है, तो उसमें कंसीडरेशन होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट याद रखना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं है किसी एग्रीमेंट में बाबू, तो कंसीडरेशन नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है।
है ना कुछ होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी समथिंग, इट शुड नॉट बी कंफर्म दैट इट शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट हो या ना हो, पर्याप्त हो या ना हो चलेगा, लेकिन देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, कुछ होना चाहिए बदले में, है ना। आगे चल के मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, अभी नहीं बोलूंगा। तो इसको मैंने एग्रीमेंट कहा बच्चा पार्टी। जब इसी एग्रीमेंट को या इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को अगर हम इनफोर्सिएबल इनफोर्सिएबल बाय लॉ कर दें तो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? देखो तो जरा इस छोटे से एक चार्ट को बाबू, कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो लिख दो ना अपने कॉपी पे, जरूरी है, फटाफट से लिख दो। फटाफट से लिख दो बच्चा। लिख चुके होगे? लिख चुके होगे बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चा और लिखना डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट, एक तरफ एग्रीमेंट लिख दो, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट लिख दो। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा एग्रीमेंट का लाइन हम बड़ा कर लेते हैं। बच्चा पार्टी पहला पॉइंट आ रहा है, क्या आएगा? आप सब लोग हमसे 11th 12th पढ़े हो, पहला पॉइंट आ रहा है, क्या आएगा? अगर डिफरेंशिएशन की बात हो रही है तो वेरी गुड बच्चा। अगर डिफरेंशिएशन की बात हो रही है तो मास्टर साहब, ये आपका आदत है ना, पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लाते हो। बाबू अगर डेफिनेशन लाते हैं तो अब हम नहीं लिखेंगे, तुम बताओ एग्रीमेंट किसको कहते हैं? अरुण बता सकते हो बाबू, बिना देखे? हाँ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो बाबू आ जाओ, तो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं, और इस बार बोल बोल के लिखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ बोलना, मैं भी बोल रहा हूँ इधर, ताकि याद हो जाए। एवरी प्रॉमिस नहीं, आप लोग अपने मन में बोलो। एवरी प्रॉमिस एंड every set of promise, every promise and every set of promise forming consideration, forming consideration for each other। बाबू मैंने याद किया है, आपको भी याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, याद रखना, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का एग्जाम में डिफाइन एग्रीमेंट। थोड़ा भी इधर उधर लिखे ना, उल्टा सीधा लिखे ना, मार्क्स गया, है ना। यहाँ पे मनगढ़ंत बातें नहीं चलेगी इकोनॉमिक्स के तरह, कि कॉन्सेप्ट समझ गए हम अपने से लिख देते हैं, नहीं बाबू, यही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, याद रखना, है ना। इसलिए बाबू हु बहु याद करना पड़ेगा, मैंने भी हु बहु याद किया, आपको भी हु बहु याद करना पड़ेगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। और हम जानते हैं कि भैया ये सेक्शन 2E का खेल है, ये बात हम जानते हैं। जब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E of the Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promise forming consideration for each other is known as an agreement। बाबू ठीक उसी तरह से जरा उधर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिख दो तो, ठीक उसी तरह से बिना टाइम गवाए कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिख दो तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law। बच्चा पार्टी
अगर आप आज मुझसे कुछ नई बात सीखे हो अब तक, ऐसा आपको लगता है, तो जरा हमको बता सकते हो कि हम इस इन्फोर्सिबल बाय लॉ को एक नए वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या लिख दें? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ को हम नए वर्ड। अरुण आवाज थोड़ा तेज बोलो तो। वेरी गुड, है ना बाबू? एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, जरा ध्यान रखना। वेरी गुड अरुण, है ना बाबू? यही तरीका है पढ़ने का, जरा पकड़ते चलना चीजों को कि देखो अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ को अब जैसे अब आप क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन याद रखोगे ना, तो एग्जाम में अगर मान लो आपसे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ पूछ लेगा तो तुरंत लिख दोगे, है ना, कि इन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, है ना, विच मीन्स इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। देखो बच्चा, याद रखना पड़ेगा, हु बहु बातों को याद रखना पड़ेगा, बदलोगे फंसोगे, बदलोगे फंसोगे, बदलना नहीं, याद रखना, कंफर्म चीज, है ना। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बच्चा, पहला पॉइंट दोनों का, कौनो दिक्कत? आगे बढ़े, डेफिनेशन मिटा रहे हैं। बाबू याद करो, दोनों में से वाइडर कौन है? वाइडर कॉन्सेप्ट कौन है? पढ़े थे हम लोग। वेरी गुड, एग्रीमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है बाबू। ये बात तो उस दिन हम थोड़ा बहुत बताए भी थे, है ना, कि क्यों वाइडर है, और आज थोड़ा और ज्यादा बता देना चाहते हैं कि क्यों वाइडर है। बच्चा पार्टी, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि बाबू आपका जन्म आपके घर में हुआ, तो आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मान लो अगर वो नहीं पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाते हो तो उनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो कि देखो ये मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं, मेरा जन्म तो इन्हीं के घर में हुआ, ये तो मेरा अधिकार है, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है मेरे इनके बीच में। क्या ऐसा कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चा, याद रखना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है। जरा ध्यान दो, सोशल एग्रीमेंट बाबू। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है और एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट भी होता है। जिस जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता लेकिन एग्रीमेंट रहता है ना, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है लेकिन एग्रीमेंट रहता है, जैसे मेरे आपके, जैसे आपके फादर और आपके बीच में जो एग्रीमेंट है बाबू, कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल स्टेटस उसको कहते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बाबू उसको, है ना। ये कानून के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है ना। लेकिन बच्चा जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट जब बात उसकी आती है तो उसमें सारे के सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल ही होते हैं, है ना। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं बाबू जो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए एग्रीमेंट हमेशा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट है। लिखना। सेकेंड पॉइंट, it is a wider concept, it is a wider concept, it includes, it includes both social, it includes both social and legal agreement। बाबू सोशल एग्रीमेंट को भी शामिल करता है और लीगल एग्रीमेंट को भी शामिल करता है। सोशल एग्रीमेंट बोले तो हस्बैंड वाइफ को, मतलब कि हस्बैंड का काम वाइफ को रखना, उसको खिलाना पिलाना, फादर मदर का काम अपने बच्चों को रखना, बच्चों का काम आगे चल के अपने फादर मदर को सही से रखना, तो ये सब क्या है? ये सब सोशल एग्रीमेंट है बाबू। लीगल एग्रीमेंट क्या, जो अभी ए और बी के बीच में हुआ था, जिसमें ए अपना घर बी को बेचना चाहता था 5 लाख रुपए में, वो क्या था? वो लीगल एग्रीमेंट था। तो देखो ना बाबू, एग्रीमेंट सोशलो हो सकता है, एग्रीमेंट लीगलो हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी सोशल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट खाली लीगले होगा, है ना। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब तक एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल ना हो जाए, कानून के द्वारा उस पर मोहर ना लग जाए, ठप्पा ना लग जाए, तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खाली लीगल होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी किसी नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सोशल एग्रीमेंट का नाम आप सुन सकते हो, और नहीं सुने हो तो आज सुन लो, ध्यान रहेगा बच्चा। ये हो जाएगा बाबू लीगल, कोर्ट मैरिज हो जाएगा लीगल। लेकिन आपका जन्म अगर आपके फैमिली में हुआ है, तो आपके पापा अगर, आपके मम्मी अगर आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, तो ये सोशल एग्रीमेंट है। हाँ, इलीगल एग्रीमेंट नहीं। अगर नहीं पढ़ाएंगे ना, मान लो ठान लिए कि ना पढ़ाएंगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो,
है ना। कोर्ट में जाओगे भी तो कोर्ट तुम्हारे फेवर में कभी डिसीजन नहीं देगा, कहेगा कि अरुण वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द केस विच यू हैव ब्रॉट इन द कोर्ट इट इज अ सोशल एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ लीगल एग्रीमेंट, है ना। ये कह के आपको केस आप हार जाओगे। दूसरा पॉइंट बचा, लिखना इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस, इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस। ये नैरो सेंस में यूज होता है बच्चा पार्टी, इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस with the specification with the specification with the specification that contract is only legal, that contract is only legal। ये सोशल नहीं हो सकता है, ये सिर्फ लीगले होगा। बोलो बच्चा, दूसरा पॉइंट क्लियर है? बोलो बाबू, क्लियर है? तो ये जो दूसरा पॉइंट था, जानते हो इस दूसरा पॉइंट का ये बात क्या हो रहा था? ये स्कोप का बात हो रहा था बाबू। पहला पॉइंट डेफिनेशन था, ध्यान देना, पहला पॉइंट डेफिनेशन था, दूसरा पॉइंट जो था ये स्कोप था, तीसरा पॉइंट जो आ रहा है बाबू लीगल ऑब्लिगेशन, ये लीगल ऑब्लिगेशन। ध्यान देते रहना बच्चा, पहला पॉइंट डेफिनेशन था, दूसरा पॉइंट स्कोप है, तीसरा पॉइंट जो होगा, जो भी मैं लिखूंगा बातें वो लीगल ऑब्लिगेशन के मद्देनजर रखते हुए लिखूंगा। बच्चा बटी आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे ना इस क्लास में तो मजेदार बनेगा यह क्लास और तुरंत तब सीख जाओगे। बाबू आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों में से एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में कौन लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म देता है? कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन। बाबू क्या एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को नहीं राइज करेगा? हाँ, जैसे अब यहाँ ध्यान रखना होगा बाबू कि इट मे और इट मे नॉट, बच्चा ध्यान देना मेरे शब्दों का, है ना, लॉ शब्दों का खेल है बाबू, ध्यान देना, यहाँ पे शब्दों से खेलना होगा। इट मे और इट मे नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। व्हेन इट विल गिव राइज? व्हेन द एग्रीमेंट विल बी लीगल एग्रीमेंट, when the agreement will be legal agreement it will give rise to legal obligation। when the agreement will be social agreement it will not give rise to legal obligation। बात समझ रहे हो? लेकिन बच्चा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज गिव, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये हमेशा क्रिएट करेगा लीगल ऑब्लिगेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट बाबू सोशल एग्रीमेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगले होता है, ध्यान रखोगे? आ जाओ तो बाबू, थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपना लीगल ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखते हुए, और लिखते हैं इट में, इट में और मे नॉट गिव राइज टू, इट मे और मे नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। भाई ये जन्म दे भी सकता है लीगल ऑब्लिगेशन को और जन्म नहीं भी दे सकता है। कब जन्म देगा, कब क्रिएट करेगा लीगल ऑब्लिगेशन? भैया तब क्रिएट करेगा जब एग्रीमेंट जो है आप उसको इन्फोर्सिबल करवा लीजिए, मतलब जब लीगल एग्रीमेंट होगा तब लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करेगा। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ को रखना, जैसे पिता को पुत्र को रखना, ये सब कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं ना जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, ये कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता है। तो याद रखिएगा वैसे केस में ये एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। इधर का आना बाबू, तीसरा पॉइंट लीगल ऑब्लिगेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तरफ, ये नेसेसरली क्रिएट करेगा बाबू। इट विल, it will necessarily, it will necessarily creates legal obligation, it will necessarily creates legal obligation। भाई साहब ये नेसेसरली लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। बोलो बच्चा, तीसरा पॉइंट अगर क्लियर है तो। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट पे, नेचर। नेचर,
बाबू क्या सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं नेसेसरी है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तुम लोग पकड़ने लग गए हो, देखो लॉ के साथ खेलना शुरू कर चुके हो, है ना? मतलब अब मजा आ रहा है, डूबने लग गए हो। बाबू याद रखना, सारे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों भाई साहब? कितनी बार तो सर आप बोल चुके हो, पकाओगे क्या सर? आप तो बोल चुके हो सर कि कुछ एग्रीमेंट जो है वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, और सोशल एग्रीमेंट जो है सर उसको आप चाह के भी कानून के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते हो। तो सर ऑल दी एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहोगे कि क्या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं? हाँ बाबू, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एग्रीमेंट भी होगा। कैसा एग्रीमेंट? वो एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट को आपने लॉ से इन्फोर्स करवाया, मतलब सीधे से शब्दों में लीगल एग्रीमेंट। नहीं बच्चा, सीधे से शब्दों में लीगल एग्रीमेंट होगा ही होगा। आओ ना, कहानी खत्म हो गया। लिखते हैं बाबू, ये नेचर था, ध्यान रखना बाबू, ये नेचर है, इसके ऊपर वाला लीगल ऑब्लिगेशन था, इसके ऊपर वाला स्कोप था, सबसे ऊपर डेफिनेशन था। लिखना, ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जानता हूं मैं इस बात को। हाँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं हुआ होगा, या यूं कह लीजिए कि जब तक लीगल एग्रीमेंट नहीं रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं होगा। तो इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लिख चुके होगे बच्चे? चलो बाबू, हम चाहते हैं कि आज के क्लास को अब और ज़्यादा हम लोग आगे ना बढ़ाएं, एक छोटा सा टॉपिक लिख के जाएं। छोटा सा टॉपिक जो अब लिख के जा रहे हैं वो स्टार डाल के लिखेंगे। वैसे बातें हम लोग उसकी भी कर ही चुके हैं, वो फादर और बेटे वाला, या फिर पति पत्नी वाला जो है, वो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ता है, या फिर बाबू एक फादर को अपने बच्चों को मेंटेन करना मतलब पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना पड़ता है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है या कौन सा एग्रीमेंट है, क्या कहोगे? सोशल, वही लिखना है, हो ना? स्टार डाल के लिखते हैं। बच्चा मैं चाहूंगा कि ये सारी बातों को ना आप जब अगले क्लास में मुझसे मिलना ना, तो पढ़ के आना अच्छे से, और लिखना, एन ऑब्लिगेशन। बाबू देखो, हम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ऑब्लिगेशन लिख रहे हैं, ध्यान देना मेरे शब्दों का, लॉ पूरा शब्दों का खेल है बाबू। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन। और जानवी अभी से हम चाहेंगे बाबू कि आप लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तो आपका यूं ही निकलेगा, उसमें तो फाड़ दोगे, है ना? लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आगे का एग्जाम आसान हो जाएगा। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ, to maintain wife and children, an obligation to maintain wife and children, an order of court of law, भले ही वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ ही क्यों ना हो, सॉरी, एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, ये अलग है बाबू। पहला था एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, कॉमा एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ का कोई ऑर्डर मेंटेन करना, मानना। दीज आर दीज आर, जैसे बाबू अभी कोर्ट ऑफ लॉ का क्या ऑर्डर है, जरा ध्यान दो ना, ये कोर्ट ऑफ लॉ का भी क्या ऑर्डर है बाबू? अभी कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर है ना कि आप सब लोग को दिन में 11 बजे तक अपने सारे सामान खरीद लेने हैं, और उसके बाद आपको घर से बाहर बेवजह नहीं निकलना है। ये क्या है? ये कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर है ना बाबू? कुछ दिन पहले याद करो, इस बार जो शुरुआत हुआ था तो नाइट कर्फ्यू से शुरुआत हुई थी, कि रात के 9 बजे के बाद से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये क्या था बाबू? ये कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर था, है ना? तो ये सब जो है बाबू, ये क्या है जरा ध्यान दो, वही मैं लिख रहा हूं कि दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन। बाबू ये स्टेटस ऑब्लिगेशन, ध्यान देना, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन, ये स्टेटस ऑब्लिगेशन है, एंड इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये जो मैंने स्टार डलवा के लिखवाया है, इस पूरे बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो बोलो क्यों नहीं मानते हो, और मानते हो तो बोलो कि हाँ सर।
बोलो बच्चा। मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दो बातें इस कॉन्सेप्ट में है। पहली बात, बच्चों को, वाइफ को रखना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, ये पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट का ऑर्डर मानना। ये सब जो चीज है ये क्या है? ये स्टेटस ऑब्लिगेशन। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर है। देखो ना, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना बच्चे? अगर आप अभी सड़क पे निकल ही जाओगे, सरकार ने मना कर रखा है बेवजह निकल ही जाओगे, तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ दिए, ब्रीच कर दिए कोई कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं बच्चा। आप स्टेटस ऑब्लिगेशन को नहीं माने, आप सोशल ऑब्लिगेशन को नहीं माने, है ना? आप अपने लापरवाही के कारण बाकी लोगों के जान को भी आप खतरे में डाले, है ना? तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के बाहर है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हुआ है। सरकार ने मना किया है नहीं निकलने। आपको अपने घर के बच्चों का, या फिर आप फादर मदर आपके जो है वो आपका ध्यान रखते हैं, ये कोर्ट ने नहीं कहा है, लॉ ने नहीं कहा है। ये बाबू क्या, स्टेटस ऑब्लिगेशन है, सोशल एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के बाहर। क्लियर रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो वो रूल्स है ना बच्चा। वो जो तुम चालान जो कटता है बाबू, रूल तुम तोड़ रहे हो, समझो जरा ध्यान से, है ना? वो बिल्कुल। और वो सारे रूल्स जो होते हैं उसको लागू करने वाला सरकार होता है। मानता हूं कि वो आपके और आपके सरकार के बीच में डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बाबू वो इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। समझो इस बात को अरुण। हम लोगों को अपने देश में सड़कों पे लेफ्ट हैंड साइड में चलना होता है। क्या ये हमारे घर पे आके सरकार एग्रीमेंट बनवा करके, लिखवा करके, मोहर मरवा के गया है? सोचो, क्यों लेफ्ट पे चलते हो तुम? कल से राइट पे चलो रोड पे बाबू। अरुण, क्या दिक्कत होगा जरा सोचो। एक्सीडेंट हो सकता है ना बच्चा? हाँ बाबू। तो ये जो एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसमें नुकसान हमारा है ना। तो ये बाबू इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को ना आगे चल के पढ़ाएंगे बाबू। ये सब है तुम्हारे दिमाग की जितनी खुराफात है ना बाबू, सारी खुराफात यहाँ बड़ी है। इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना बच्चे? कभी तुमने गौर किया, अगर पूछ ही लियो तो मेरे एक बात को सुन भी लो, तुमने कभी गौर किया जब तुम्हारी गाड़ियां रेड लाइट पे रुकती हैं बाबू, रुकते ही एक छोटा सा बच्चा आता है तुम्हारे गाड़ी को साफ करने लग जाता है कपड़ा निकाल के? कभी गौर किया? लाल बत्ती पे बाबू, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे। तुम उसको बोले नहीं, ऑफर नहीं दिए, तुम्हारे ऑफर को, वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, प्रॉमिस नहीं बना, प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन नहीं ला रहा है, एग्रीमेंट कोई इन्फोर्सिबल नहीं हुआ, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है बाबू। जानते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब माना जाता है, गर्वित कहते हैं हिंदी में। कि अगर वो बच्चा आपके गाड़ी को साफ करने लग गया तो माना जा रहा है कि वो आपको ऑफर दे रहा है गाड़ी साफ करके आपका, है ना? आप अगर उसको नहीं रोक रहे हो तो इसको माना जाता है कि आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके हो। और अब जैसे ही वो, जब तक लाल बत्ती रहेगा आपके गाड़ी को अगर वो पूरा साफ कर दिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना बच्चा? हाँ, नहीं दो तुम अलग बात है। इनह्यूमेन, याद है ना आज हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे एक वर्ड, इनह्यूमेन। हाँ, इनह्यूमेन बोल रहे हैं जहाँ पे अमानवता की बात हो जाए। हाँ बाबू, है ना? तो वो इनह्यूमेन कंडक्ट आप कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन समझना बाबू, मानवता कहता है कि वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने उसको अपने गाड़ी को साफ करने से नहीं रोका तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भैया उसको पैसा दीजिए। तो जितना भी रूल रेगुलेशन जिसको आप तोड़ते हो ना बाबू, ये सारा आपके इस बुक में लिखा है कि ये सारा का सारा आपका क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो माना जाता है कि सरकार के और पब्लिक के बीच में बन चुका है। बच्चा सोचो जरा, हेलमेट लगाओ के गिरोगे तो तुम बचोगे, सरकार का क्या जाता है? सोचो, सरकार का जाता है बाबू। याद करो, हम लोग 12th क्लास पढ़े हैं सब लोग साथ में, कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल, याद है? हाँ बच्चा, सरकार का ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है दोस्त। अगर सरकार तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल का लॉस करवाते रहेगा, तो हमारा देश तो टेक्नोलॉजी में, साइंटिस्ट के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह जाएगा ना। इसीलिए सरकार को ये कठोर नियम बनाने पड़ते हैं और जिन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, और नहीं पालन करने पर सरकार हमसे वो सारे फाइन लेते हैं बच्चे, है ना? सब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा, याद रखना। तो उम्मीद करते हैं बाबू आज के क्लास में आपको मजा भी आया होगा, बातें समझ में भी आई होंगी, है ना? बस ये चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ा चुके हैं उसको मत पढ़ना छोड़िएगा, उसको भी पढ़िए बाबू। मैं चाहता हूँ कि जब तक आप एग्जाम में ना बैठो ना, जितनी भी बातों को मैं, क्योंकि बाबू मैं आपको इससे बाहर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, सीएस की मेरी एक बच्ची, उसको मैं इससे बाहर पढ़ाऊंगा, 2 एक्ट और पढ़ाऊंगा, नेगोशिएबल पढ़ाऊंगा, आईटी एक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाबू जब तक मैं ये सारी बातें पढ़ा रहा हूँ, आपका एग्जाम नहीं आता है, आप इन सारी बातों को 20 बार 30 बार पढ़ जाओ, 40 बार पढ़ जाओ बाबू। इन सारी बातों को इतनी बार पढ़ जाओ ना कि रग रग में शामिल हो जाए, है ना? और भरपूर मार्क्स देके जाएगा। बच्चा एक और बात आज के क्लास ऑफ करने से पहले,
कल के क्लास में मैं चाह रहा हूं कि अकाउंट्स को जैसे 2 क्लास हो चुका है रोकूं, और रोक करके कल मैं मैथ स्टैट्स स्टार्ट करवा दूं। ठीक है? ठीक है। जानवी, अनामिका, आप लोग क्या कह रहे हो? अनामिका है कि चली गई है? हाँ है। हाँ, ठीक है। तो बाबू कल का टाइम जो होगा मैथ स्टैट्स का, वो होगा दोपहर इसी टाइम पे 2 बजे से, 2 से 3, 3:15, 3:30, जब तक तुम्हारे अंदर जान हो। कल बस अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि सर जो है वो अपने गैजेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। गैजेट्स बोले तो ये ट्राइपॉड है ना, गैजेट्स बोले तो ये, क्योंकि सर का आवाज़ बहुत ग्लीच हो रहा था, तो वो ऑर्डर किया। आज उनका ट्राइपॉड आ भी गया, हम ही ऑर्डर किए थे ट्राइपॉड उनके लिए, तो आज आ गया उनका। और वो ईयरफोन खुद ऑर्डर किए हैं, तो ईयरफोन उनका शायद कल या परसों तक आ जाएगा। ठीक है। तो कल हम लोग अकाउंट्स को ब्रेक दे रहे हैं। कल आपका मैथ्स का टाइम रहेगा। आज ही सर लिंक आपको शेयर कर देंगे, और हम भी नीचे में लिख देंगे कि भाई ये मैथ्स का लिंक है, आप लोग इनरोल हो जाना, आज ही सर के उस बैच में ज्वाइन कर लेना। और कल का जो टाइम होगा बच्चे, कल अकाउंट्स नहीं, दोपहर के 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, है ना, 1.5 घंटे का आपका मैथ्स स्टैट्स का क्लास रहेगा। ठीक है। पी कुमार सर, शायद आप नाम सुने होंगे बाबू। हाँ। हाँ, 12th में अच्छा पढ़ाते हैं ना? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं बाबू, क्योंकि मुझे भी सीसी में 3 साल हुए हैं। तो सीसी में 3 साल मैंने जो बिताया, 3 साढ़े 3 साल, मैंने देखा, अगर मैथ्स के फैकल्टी की बात की जाए, तो आई हैव नॉट फाउंड एनी वन बेटर देन हिम। मैंने अब तक उनसे बेटर और कोई मैथ्स का टीचर नहीं देखा। ठीक है। हाँ, थोड़ा मैंने सुना कि वो तेज़ थोड़ा पढ़ाते, तो थोड़ा मैं उनको स्लो बोलूँगा पढ़ाने, थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाने उनको मैं बोलूँगा। ये सारी बातें हमारे बीच में हुई हैं और आज होंगी भी। ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे बाबू मैथ्स के क्लास के साथ। ठीक है। टाइम होगा दोपहर के 2 से 3:30 का। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए बाबू, पढ़ के आइए अगले क्लास में खूब। हाँ बच्चा, बोलो जानवी। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ये थोड़ा मस्ती मजाक चलना चाहिए बाबू, है ना, वरना ऐसे ही थ्योरी थ्योरी में पढ़ाता हूँ, है ना, बोरिंग हो जाएगा ना। कोई नहीं, मुझे पता है जानवी आप सीरियस सिंसियर बच्चे हो। हाँ, कोई नहीं, टॉपर हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने सिंसियर हो। ठीक है। यहाँ पे टॉपर होना जरूरी बाबू, एक से एक टॉपर जो है ना वो इस कोर्स में आके लटक जाते हैं। तो टॉपर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि यस, वॉट एवर आई एम delivering, I am gaining all those concepts. Whatever my teacher is teaching me, I am studying all those things at my house. मैं उन सारी चीज़ों को घर पे जाके पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, फिर पढ़ के आती हूँ, सर पूछते हैं कुछ तो इंटरेक्ट करती हूँ, बताती हूँ। ये मैटर करता है, रेगुलर आपका एफर्ट मैटर करता है ना, रेगुलरिटी मैटर करता है। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।